है रिकॉर्डिंग ऑन होते वक्त, तो जल्दी से आपको फिर से रीज्वाइन करना है। ओके, हमेशा से, ठीक है। तो आपको यही करना है, कभी भी क्लास डिस्कनेक्ट होता है जल्दी से रीज्वाइन कर लोगे, वो हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आपको पता है आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। इस क्लास 10th की पहली क्लास है। तो कुछ मोटा मोटी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं, बेसिक बेसिक। आपको लास्ट ईयर भी बताया गया होगा कि हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का क्या नाम है। इस प्रोग्राम का नाम है नीव प्रोग्राम, ठीक है। और ये कौन से संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? अवंती ऑर्गेनाइजेशन है या संस्था है जिसके द्वारा ये आपकी प्रोग्राम चलाई जा रही है, जिसमें आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस साल आपके 10th के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपके एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ेंगे और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स आ सके क्लास 10th में बोर्ड में, ठीक है। अब इस नीव प्रोग्राम के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें देख लेते हैं, क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, आज क्लास क्यों नहीं ले सकते, क्लास तो काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी स्क्रीन अभी दिख रही होगी, हाँ। तो नीव के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस नीव में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। क्लास 10th के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्लास 10th के वो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे भी कंसेप्ट है जो जो लास्ट क्लासेस के हैं, क्लास 6, 7, 8 या 9 के भी कुछ है अगर, ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए, तो वो सारे कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। आपका बेस बनाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड, क्यों ये प्रोग्राम क्यों चलाया जा रहा है। फर्स्ट, आपको पता है ऑनलाइन क्लास का जमाना है, ठीक है। आप सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लास से परिचित होंगे, तो इससे आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानोगे। सेकंड, आपको वेरियस एग्जाम्पल के थ्रू जब मैथ्स को समझाया जाएगा, मैथ्स को जब आप रिलेट कर पाओगे अपने डेली लाइफ में, तब क्या होगा, मैथ्स में आपकी इंटरेस्ट जागेगी। और जब इंटरेस्ट जाएगा तो आपको वो चीजें आसान लगने लगेगी। कोई भी चीज को आप अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, देखो ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि सारे अभी मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है वो कैसे करेंगे, कौन से एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आपको पता है पिछले ईयर भी हमने क्लास किया है, तो गूगल मीट, ठीक है। तो गूगल मीट पर जिस तरीके से आपने आज ज्वाइन किया है, इसी तरीके से हम लोग आगे भी क्लासेस करेंगे गूगल मीट पर। और इसमें हमारी क्लास कितने दिन चलेंगी, सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लास्ट ईयर भी आपको पता है सप्ताह में 3 दिन चलाया जा रहा था, इस बार भी आपके सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेगी। टाइम टेबल क्या होगा, कौन कौन सा दिन होगा, ये देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए टाइम टेबल, इसको नोट करिएगा। आपका जो क्लास चलेगा वो 7 बजे से 8 बजे तक चलेगा इवनिंग में। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 3 दिन चलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट किया है? इसको नोट कर लो, ये टाइम टेबल आपके ग्रुप में ही बताया गया होगा। तो 3 दिन आपकी क्लास चलेगी, मंगल, गुरु, शनिवार, 7 बजे से 8 बजे तक, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की क्लास लेंगे हम लोग। आगे बढ़ने के पहले एक बार मैं अपने बारे में आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। काफी सारे बच्चे को पता है मेरा नाम, लास्ट ईयर भी मुझसे पढ़े होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर किसी और सरिया मैम से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो छोटे से जानकारी, मेरा नाम क्या है, पंकज कुमार। आपको पता होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है उनका नाम क्या है। तो नाम पंकज कुमार है। कहाँ से हूँ? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? पटना से। आपने नाम सुना होगा, बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है। बिल्कुल नाम सुना होगा, इतना जीके आपको पता होगा मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी जो मैं क्लास भी ले रहा हूँ, यह भी क्लास मैं पटना से ही ले रहा हूँ, ठीक है। पटना ही बैठ के आपकी क्लास लिया जा रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, या अब तो 5 से भी अधिक हो गए, लगभग 5 या 6 वर्षों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों को, ठीक है। और मैंने कोर्स बीएड बीएससी किया है, इसके बारे में आपको धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी। क्लास 12 के बाद कोर्स होते हैं सारे, बैचलर इन साइंस एंड बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन क्या है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड करना होता है, ठीक है। अगर आप अध्यापक या टीचर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, बीएड करना होगा कोर्स, ठीक है। चलिए, छोटी सी जानकारी थी, इतना काफी है। और भी आप धीरे धीरे जानते रहोगे जब पूरे साल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इस गूगल मीट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गूगल मीट पे हम लोग क्लास करेंगे ना, तो गूगल मीट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या, कैसे कैसे हमें इसको यूज करना है। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है, ये ऑप्शन क्या है, माइक का, ठीक है। इसका यूज कब करेंगे, माइक का यूज कहाँ पर करते हैं, बताओगे एनीवन?
माइक ऑन करके बताओ। सर कुछ बताने के लिए। कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए, माइक का यूज करते हैं कुछ बोलने के लिए। तो आपका अगर कुछ डाउट है, देखो मैं ट्राई करूंगा कि आपका कुछ भी डाउट ना बचे, लेकिन अगर कुछ भी आपका अगर डाउट रह जाता है तो आप क्या करोगे, परमिशन लेके माइक ऑन करके बिल्कुल अपना डाउट पूछ लेना। कभी भी आपको मना नहीं किया जाएगा माइक ऑन करने से, ठीक है। बिल्कुल माइक ऑन करना और पूछ लेना। कैसे, यहाँ पर क्लिक करोगे। लेकिन एक चीज और है, जो भी चीज आपको मिलती है उसकी एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना है बिना मतलब अगर अननेसेसरी माइक ऑन करोगे तो क्या होगा, मेरी आवाज सभी को नहीं जाएगी, ठीक है। फिर आपकी आवाज सभी को सुनाई देगी तो क्लास डिस्टर्ब होगा, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो माइक ऑन करोगे कोई भी डाउट पूछने के लिए या कुछ भी अगर बताना हो तो माइक ऑन करोगे, अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा कट का निशान बना हुआ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर कुछ बोलना हो माइक ऑन करके बता सकते हो। आगे यहाँ पर कुछ फीचर है, आपको दिख रहे होंगे राइट साइड में नीचे में 3 डॉट। इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस, सेकंड नंबर वाला इंटरफेस खुल कर आएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इन कॉल मैसेज का, और दूसरा ये एक्टिविटी का। तो ये दोनों क्या क्या चीजें हैं, पहले बात करते हैं इन कॉल मैसेज का। तो इन कॉल मैसेज क्या है, जब भी आपको कुछ रिप्लाई देना हो, जैसे मैं अगर कुछ पूछूंगा यस या नो में आंसर कीजिए, जैसे अभी मैं कह रहा था अपना नाम लिखिए, है ना। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस सेक्शन पर क्लिक करोगे, कुछ ऐसा खुल कर आएगा। फिर इस वाले पे जब आप क्लिक करोगे इन कॉल मैसेज पे, तो आप एक कुछ चैट बॉक्स खुल कर आएगा या कमेंट सेक्शन खुल कर आएगा। ये चैट बॉक्स क्या है, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बातें करते हो, बिल्कुल उसी तरीके का चैट बॉक्स खुलेगा। वहां पर टाइप करोगे, टाइप करके आप आंसर सेंड कर दोगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बातें करनी है, अनावश्यक बातें नहीं करनी है। क्या करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं छोटा छोटा, यस या नो में आंसर कीजिए, या छोटा जो भी क्वेश्चन पूछूं, या आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर लिख के बता सकते हो। लिख के बता सकते हो, बोल के बता सकते हो, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, एक्टिविटी का सेक्शन। जो मैंने बताया ना कि एक्टिविटी का भी एक सेक्शन है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटी का ऑप्शन खुलेगा। इस जब एक्टिविटी पे आप क्लिक करते हो, तो एक्टिविटी पे क्लिक कब करेंगे, देखो क्लास के बीच में ना मैं कई बार आपसे बोलूंगा कि चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जिसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए एक्टिविटी पे क्लिक करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लास कर रहे हो तो आपको आंसर भी देना होगा पोल सेक्शन में। तो पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करोगे क्या खुलेगा, ये वाला ऑप्शन खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी मैंने कोई पोल में क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर वन पोल एक्टिव आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन का नंबर, ये स्क्रीन नंबर 1 दिखेगा आपको, एक क्वेश्चन का नंबर, 4 ऑप्शन। अब आपको जो भी आंसर सही लगता है, आपने सॉल्व किया, क्वेश्चन आपको स्क्रीन से ही देखना है। आप सॉल्व करोगे, अपना जो भी आंसर आएगा अपने स्क्रीन पर आप लिख लोगे, ए बी सी या डी। मेरा आंसर अगर बी है तो अपने कॉपी में लिख लूंगा बी। ये जरूर करना, कई बार हड़बड़ी में आप लोग आंसर कुछ और कर देते हो, तो अपने कॉपी में बी लिख लो। उसके बाद क्या करोगे, इस बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। ये सेकंड वाले, ये हो जाएगा, सेकंड वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो बी पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये जो वोट था ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्लू कलर के होने के बाद यहाँ पर भी आपको क्लिक करना है, यहाँ नहीं भूलना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे जब, तब आपका आंसर सबमिट होता है, यहाँ पर वोटेड लिखा आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर सबमिट हो चुका है, इसका मतलब। ये समझ में आया सभी को, बताइए पोल सेक्शन में आंसर करना समझ में आया, यस या नो, समझ में आया या नहीं आया, वाई। अगर नहीं भी आया तो बता सकते हो, समझ में आ गया तो वाई, ठीक है। चलिए, तो अभी समझ में आ गया तो ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल करते हैं, मैंने बोला है जो भी चीजें आपको बताया जा रहा है सभी कुछ सुनना है आपको ध्यान से। तो देखो अभी यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको जब भी पोल पूछा जाएगा आपका चैट बंद हो जाएगा। देखो आप चैट में कुछ नहीं लिख पा रहे होगे, आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, अभी आपको एक पोल दिखेगा, क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक, एक्टिविटी पे क्लिक, उसके बाद वन पोल एक्टिव, उसके बाद देखिए आंसर करिए। पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास जो हम लोग करने वाले हैं सप्ताह में कितने दिन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, डेली करेंगे, क्या 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे या 5 दिन करेंगे। अभी भी क्लास में 5 बच्चे हो, देखो आपको दिख रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। देखो क्लास में अभी 15 या 16 बच्चे हैं, ठीक है। आई थिंक 16 बच्चे हैं, और यहाँ पर 12 आंसर आए, मतलब 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है।
ठीक है, अभी 14 बच्चों का आंसर आया है, अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। और देखो पोल कैसे एंड किया जाएगा, अचानक से नहीं एंड किया जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कितना समय बचा हुआ है। अभी देखो 5 सेकंड में मैं इसको पोल को एंड करूंगा। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और अभी जैसे ही पोल एंड हुआ, देखो आपका चैट सेक्शन ओपन हो गया होगा। ये क्यों ओपन हुआ है? कोई भी डाउट हो आपका या किसी रीजन से आप पोल में अगर आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आंसर करोगे, लेकिन पोल में देना आंसर जरूरी है। अगर किसी रीजन से नहीं कर पाए हो तब जाकर चैट में आंसर करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर हमने बताया गया कि सप्ताह में 3 दिन क्लास करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा जो आप सभी ने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों था? बस ये चेक करने के लिए आपको पोल में समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ट्राई करो कि क्लास हमेशा 7 बजे के पहले ज्वाइन करो। ठीक है, ताकि कुछ भी आपका नहीं छूटे। आज तो पहला क्लास है, लेकिन अगले क्लास से बिल्कुल बिल्कुल सही समय पर स्टार्ट करें। ठीक है, बिल्कुल समय पर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। बताइए इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? देखो पोल ऑन हो चुका है, आपको यह भी दिख जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। क्या हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं, क्या हिस्ट्री, या फिर सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं इस ऑनलाइन क्लास में? 13 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत फास्ट, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों का आंसर आ गया, सभी का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, नाइस। तो अभी एक बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया, ओनली वन। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सभी को पोल के बारे में पता चल गया। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए 100% है और सभी का आंसर आ चुका है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखो पोल को एंड किया गया, आपका चैट सेक्शन ओपन हुआ, चैट सेक्शन बिल्कुल ओपन हो गया होगा। ठीक है, चैट सेक्शन में आपका कोई भी डाउट होता है आगे जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग जो 1 साल पढ़ेंगे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, देखो कुछ रूल्स है, अगर चीजें समझ में आ जा रही है, जब भी मैं पूछूंगा समझ में आ गई क्या, तो आपको वाई लिखना है, मतलब समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट होता है या समझ में नहीं आया तो आपको डी लिखना है, डी मतलब डाउट। तो कोई भी डाउट होता है तो डी लिखोगे, समझ में आ जाएगा तो वाई लिखोगे। क्लियर? समझ में आया? ये क्लियर है? वाई। ठीक है, हाँ, तो वाई लिखोगे, इससे मुझे पता चल सके। देखो मुझे ही पता चलना चाहिए ना कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप बताना। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे बात, आपको क्या क्या करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, शांत जगह पर बैठ के आपको क्लास करनी है ताकि बेटर से बेटर कंसंट्रेशन बन सके आपका। क्लास कॉपी पेन के साथ करना है, कॉपी पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए। है आप सभी के पास कॉपी पेन या पेंसिल है? नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो पेन पेंसिल, देखो इस ऑनलाइन क्लास को ना ऑनलाइन मत समझना, इसको एक ऑफलाइन क्लास के जैसे ही ट्रीट करना। इस तरीके से मत सोचना कि सिर्फ मुझे एक वीडियो देखकर जाना है, नहीं, इससे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको क्या करना है, आप स्कूल जाते हो तो कॉपी पेन पर नोट डाउन करते हो, कुछ लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन आप ये चीज फॉलो करो। ठीक है, इससे आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, तो कॉपी पेन पेंसिल के साथ क्लास करें, डेली क्लास करें, स्किप ना करें कोई भी क्लास। नोट्स ले, स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हो सकता है कि स्क्रीन पर काफी सारे कंसेप्ट लिखे हुए हो। ठीक है, तो जब काफी सारे कंसेप्ट लिखे हुए आ जाएंगे तो हो सकता है कि एक साथ आप नहीं लिख पाओ उसको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में उसको नोट डाउन कर लो। लेकिन नोट डाउन जरूर कीजिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, आप बाद में भूल जाओगे लिखना। ठीक है, नोट बनाइए, नोट्स बनाइए, उससे रिवीजन काफी जल्दी से आप कर पाओगे एग्जाम के समय। ठीक है, तो साथ के साथ नोट्स बनाते चलिएगा हर क्लास के बाद। ठीक है, या क्लास के साथ। आपको अगर कुछ छूट जाता है तो बताना, मैं बिल्कुल क्लास के एंड में वो दिखा कर लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर क्लास के टाइम भी आप बोल सकते हो माइक ऑन करके। ठीक है, बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट लेने का भरपूर समय दिया जाएगा। ओके, डाउट पूछना है हमेशा, चैट बॉक्स का यूज करना है, यहाँ चैट बॉक्स लिखा हुआ है आपको। अगर लगता है चैट बॉक्स में आप नहीं लिख पा रहे हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना। पोल का आंसर जरूर देना है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोई भी आंसर स्किप मत करना आप लोग। ठीक है, इसी से आपकी एक बेहतरीन रिपोर्ट बनती है। जैसे आप लोग अभी कह रहे थे ना कि स्टार स्टूडेंट में नाम आया, रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पोल सेक्शन में आंसर देने हैं, ये सारी चीज आपकी देखी जाती है एट द एंड। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आप स्कूल जाते हो, होमवर्क मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको होमवर्क दिया जाएगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि आपको ये ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन क्लास के साथ ट्रीट नहीं करना है, बिल्कुल
सीरियसली जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ते हो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्लास करनी है, ठीक है। मोबाइल, जो दो छोटी चीजें, मोबाइल चार्ज रखना है। कई बार कंप्लेन आते रहता है कि सर मोबाइल चार्ज नहीं है, क्लास नहीं ले सकता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कम से कम इतना फोन चार्ज रखिए कि पूरी क्लास कर सके वो 1 घंटे की। एक अच्छी नेटवर्क वाली जगह पर बैठो, हालांकि इसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग, लेकिन आपको क्या करना है, देखो देख लो कि आपके घर में कहाँ पर अच्छा नेटवर्क आता है। कई बार होता है कि एक रूम में अच्छी नेटवर्क आ रही है, एक रूम में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ट्राई कर लो, देख लो कि जहाँ पर खुला स्पेस हो थोड़ा अगर, तो वहां पर बैठिए जहां पर एक नेटवर्क अच्छा आता हो, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या हमें करना है। अब क्या क्या नहीं करना है, जो नहीं करना है वह भी सुन लीजिए। अनम्यूट नहीं करना है। देखो यहाँ पर अनम्यूट नहीं करना है तो मैंने लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब ये कभी मत समझना कि आपको अनम्यूट नहीं करना, मतलब माइक ऑन नहीं करना। बिल्कुल डाउट पूछने के लिए कभी नहीं मना करूंगा। अगर आपको डाउट पूछना है माइक ऑन करके, बिल्कुल माइक ऑन करके पूछिए। मैं इतनी बार इसलिए आपसे बोल रहा हूँ ना कि कोई बच्चा को ऐसा ना लगे कि माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आप माइक ऑन करके पूछो, क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया पूछ लो सीधे, या तो मैं उसी समय समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप लगता है कि सिर्फ आपको नहीं समझ में, मैं क्लास के एंड में आपको रोक के समझा दूंगा, ठीक है। तो इसका टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी समझ में नहीं दिया है तो बिल्कुल आपको बस पूछ लेना है मेरे से, ठीक है। कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करनी। आपको बताया चैट सेक्शन है, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्या लिखोगे, जो भी इस क्लास से रिलेटेड कंटेंट है वही लिखोगे। जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर करना है। क्लास बीच में छोड़कर नहीं जाना है। ऐसा होता है कि आप स्कूल में क्लास कर रहे हो और बीच क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, आप क्लास छोड़कर चले जाओ। ऐसा करते हो आप लोग? एनीवन? नहीं करते हो ना। ऐसा नहीं करते हैं, पूरी क्लास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पूरी क्लास करनी है। मैं हमेशा कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लास को भी आपको सीरियसली लेना है, ऑफलाइन के जैसा ही सीरियसली पढ़ाई करना है। और कोई भी डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल आपको डाउट बिल्कुल नहीं रखना है, पूछते रहना है हमेशा डाउट। जितना डाउट पूछोगे उतना आपका कंसेप्ट बेहतरीन होगा। मान लो अगर मैं कोई चीज पढ़ाया, मैं कोशिश करूंगा कुछ भी डाउट नहीं बचे आपका, लेकिन हो सकता है ना कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो आप पूछ लो, क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, ठीक है। आपको डाउट है आप पूछ लीजिए। पूछोगे सभी लोग? ओके, यस और नो? यस, नाइस। यही मैं चाहता भी हूँ कि बिल्कुल आप डाउट पूछो, एक्टिव रहो क्लास में। इवन आपको माइक ऑन करके बताना है, बिल्कुल बताइए, ठीक है। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो क्लियर करते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ओके, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, इसका नाम क्या है? रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है? ये यूनिट क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में आता है वास्तविक संख्या, जो आपका रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको जो बुक देखोगे तो काफी कुछ कंटेंट दिखेगा, लेकिन उसके पहले हमें नंबर्स के बारे में पता होने चाहिए। संख्या कितने टाइप्स के होते हैं? देखो आप क्लास 6-7 से काफी अलग अलग टाइप्स के नंबर के बारे में पढ़े होगे। देखो मैं ये नहीं बोल रहा संख्या, मैं पूछ रहा हूँ संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। तो आपने बहुत सारे संख्या के बारे में जानते हो, और काफी सारे टाइप्स ऑफ नंबर भी आपने जाना, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। मुझे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग क्या? एक दो उदाहरण पहले आप लोग बताओ, चैट में लिख के, माइक ऑन करके, कैसे भी। सर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, और होल नंबर, वेरी गुड। और होल नंबर, और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। पूर्ण संख्या, पूर्णांक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने 3 बताया सर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और पूर्णांक, प्राइम नंबर, ठीक है। और भी काफी सारे टाइप्स के नंबर। देखो यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पर काफी अलग अलग टाइप्स के नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर्स के नाम दिख रहे हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अच्छा एक बच्चे लिख रहे हैं रेशनल नंबर, देखो परिमेय संख्या लिखा हुआ है, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। इन सभी के बारे में जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करवाता हूँ। देखो मुझे पता है इतना आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप मिस करते हो, ठीक है। तो सारी चीजें देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राकृतिक मतलब नेचुरल, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। साथ के साथ नोट कर लो, या फिर एट द एंड आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को अच्छा एक सेकंड, शायद मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रही है, मतलब एक सेकंड, हाँ अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसके ग्रुप को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा ना, प्राकृतिक संख्याओं को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो n का मतलब ये नहीं हो किसी एक संख्या की बात की जा रही है। n कहने का मतलब क्या हुआ, एक संख्याओं के सेट को, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आप नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या सुनो, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए गिनती या फिर काउंटिंग, ठीक है। तो गिनती की जो संख्याएं होती है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं, आप क्या बोलोगे, आपके दाएं हाथ में कितनी उंगलियां हैं? सर 5। बताइए। 5 है ना। आपने कैसे काउंट किया? आपने बोला सर 1 2 3 4 5, ऐसे ही काउंट किया। तो सबसे पहला आपने स्टार्ट कहां से किया? आप बोल रहे हो सर आपने जो काउंटिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट की। अगर मैं दोनों हाथ को मिला दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे? दोनों हाथ 10। को मिला 10 हो जाएंगे। तो आपको सर 5 के आगे भी जा सकते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अनंत तक जाएंगे, ठीक है। तो ये चलती ही जाएगी, अनंत तक चलते जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से शुरू होगा और अनंत तक चलते जाएगा प्राकृतिक संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, आप क्या बोलोगे? 1। सबसे छोटी 1, क्योंकि आपने बोला सर 1 से स्टार्ट किया ना हमने काउंटिंग करना, तो काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम बता सकते हैं कि 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, क्या बोलोगे आप? इनडिफाइन। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पर इसीलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। आप इनफाइनाइट नहीं बोलोगे। देखो इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट क्या, अनंत है जिसकी कोई अंत नहीं है। जैसे 6 7 8, 1 लाख में बोलो क्या होगा? 1 लाख एक नंबर होगा, 1 करोड़ एक नंबर होगा, 1 करोड़ 20 एक नंबर होगा, 5 मिलियन एक नंबर होगा। लेकिन अनंत कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ा कोई नंबर है वो, ठीक है। लेकिन तो हम यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप कहोगे सर हम नहीं बता सकते। क्या बोलोगे? हम नहीं बता सकते। अनंत बोलेंगे क्या? नहीं। बताइए, ये समझ में आया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। ओके, तो यहां पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी तो बता सकते हैं, सबसे बड़ी नहीं बता सकते। उसके बाद अगर हम ये देखें पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, पूर्ण का मतलब पूरा, और ये आ जाता है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के ग्रुप को, इसके सेट को, हाँ कुछ बोलना चाहते हो क्या? बताइए। W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये स्टार्ट कहां से होगा? ये कौन कौन से नंबर होते हैं? देखो आप कहोगे सर यहाँ पर जितने भी नेचुरल नंबर थे, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं थे, उनको ले लीजिए और साथ में 0 को भी मिला लीजिए। तो ये जो ग्रुप बन रहा है आपका 0 से स्टार्ट होने वाला, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा ये अनंत तक। तो ये जो ग्रुप आपको दिखता है 0 से स्टार्ट होने वाला और 0 से अनंत तक जो जाएगा, इस ग्रुप क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या बोलोगे? 0। 0। 0। तो ये तो हम बता सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमसे अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट, तब तो हम बता सकते हैं। सबसे बड़ी पूछे तो क्या बोलोगे? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। अगेन आप बोलोगे सर नहीं बता सकते, ये तो अनंत तक जाएगा, अनंत भी नहीं बोल सकते। इनफाइनाइट बोलोगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बता सकते, सिंपल सा जवाब, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 5, कोई एक नंबर ले लिया 5 के बारे में मुझे बताइए, क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या लेके मैं n लिख रहा हूं, यस सर। यस सर। ठीक है। 5 से गिनती ये करते सर हैं, ये प्राकृतिक और पूर्ण दोनों है। दोनों ही हैं, बहुत बढ़िया। ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण भी है, तो ये दोनों ही है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0, 0 नेचुरल नंबर है क्या? नो सर। नो सर। होल नंबर है। बहुत बढ़िया। तो प्राकृतिक नहीं है, लेकिन ये होल नंबर है। प्राकृतिक तो नहीं होगा लेकिन होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक नंबर -2, -2 प्राकृतिक संख्या है क्या? नो सर। सर पूर्णांक है। पूर्णांक है, बहुत बढ़िया। तो पूर्णांक के बारे में भी देखेंगे। तो -2 क्या है? 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, -2 तो 1 से भी छोटी है, तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा प्राकृतिक। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, तो ना ही प्राकृतिक है ना ही पूर्ण संख्या है। तो -2 को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? तो अब देखो पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब इसको आई से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसके ग्रुप को। इसमें कौन कौन सा नंबर आएंगे?
इसमें सिंपली ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे याद कर लो, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप कहोगे सर इसमें सबसे पहले 0 को लिख लीजिए, 0 आ जाएगा पूर्णांक में। उसके बाद जितने भी पूर्ण संख्या थे, जितने भी होल नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जो भी पूर्ण संख्या थे उनके आगे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं, ठीक है, तो वो नंबर जो मिलेंगे वो भी पूर्णांक में आएंगे। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि सर नेगेटिव पूर्णांक संख्या तो नहीं होता ना, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या होता है क्या? ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ, पूर्ण संख्या के आगे माइनस का साइन, या फिर नेचुरल नंबर के आगे, प्राकृतिक संख्या के आगे माइनस का साइन अगर लग जाए तो वो पूर्णांक कैटेगरी में आएगा। मतलब इसमें पॉजिटिव व जीरो भी आ जाएगा, जितने भी पूर्ण संख्या आपने पढ़े पॉजिटिव वाले वो सारे आ जाएंगे, अनंत तक चलते रहेगा। और जितने भी नेचुरल नंबर के आगे आप नेगेटिव साइन लगा दो, या पूर्ण संख्या के आप सामने नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, ये सभी का जो सेट है, ये सभी को अगर मिला दिया तो इसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्लियर? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। इतना क्लियर है? ओके, बताइए, यहां तक क्लियर? तो यस या नो? ठीक। अभी मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं ऐसे लिख दूं 2.3, इसको हम पूर्णांक कहेंगे क्या? इसको पूर्णांक कहेंगे क्या? नो नो सर। सर। नहीं, इसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। मैंने क्या बोला, बस नेचुरल नंबर के आगे माइनस या प्लस का साइन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो इसको पूर्णांक नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 3/7, इसको पूर्णांक बोलेंगे क्या? नो सर। इसको भी पूर्णांक नहीं बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे, गिनती 1 2 3 4 5 होगा, जीरो होगा और उसी के आगे माइनस के साइन होंगे तो पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। बाकी इस टाइप के दशमलव संख्या p/q वाले संख्या को नहीं बोलेंगे पूर्णांक। अब आते हैं p/q वाले संख्या के ऊपर, ठीक है। ऐसे परिमेय संख्या आप यहाँ पर देख रहे होंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का कोई स्पेशल, कोई स्टैंडर्ड, कोई सिंबल है नहीं। कहीं बार क्यू से लिखा जाता है, मैं कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है। परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या होता है p/q के रूप की संख्या। p/q के फॉर्म में जो भी नंबर आपको दिखेगा, जहां पर ध्यान देना है कि p और q क्या होने चाहिए, p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। जो अभी आपको पढ़ाया ना, पूर्णांक, पूर्णांक होने चाहिए अंश में और हर में। सेकंड, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर मैंने लिखा 2/5, क्या यह परिमेय संख्या है? यस सर। बिल्कुल Yes, है। sir. आप कहोगे सर 2 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, p/q के रूप में दिख रहा है, परिमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया -7/13, ये परिमेय संख्या है? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल होगा ना। आप कहोगे सर -7 भी क्या है? -7 भी पूर्णांक है और 13 भी पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक है अंश और हर में, तो बिल्कुल ये एक परिमेय संख्या होगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूं, मैंने यहां पर लिख दिया 8, इसके बारे में बताइए, 8 है क्या? No, sir. बाकी बच्चे बताइए। नो सर। देखो यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि परिमेय संख्या सिर्फ p/q के रूप में दिखे, ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। परिमेय संख्या p/q के रूप की ही संख्या नहीं होती, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके वो परिमेय संख्या होगी। तो 8 को आप लिख सकते हो सर 8/1, सभी संख्याओं के नीचे में हर में 1 होता है, तो 8 को हमने लिख दिया सर 8/1, ठीक है। 8/1 लिखने का मतलब अंश में 8, हर में 1, दोनों ही पूर्णांक। तो आप कहोगे सर 8 भी अंश भी पूर्णांक, हर भी पूर्णांक, इसका मतलब क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो जितने भी पूर्णांक के बारे में आपने देखा ना, वो सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या में भी होते हैं। जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर 5। अब मुझे बताइएगा, मैं 5 लिख रहा हूँ, यह परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, sir. अब होगा ना, बिल्कुल। आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 5/1, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 5/1 लिख दिया, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर ऐसे, अब समझिएगा, अगर मैंने लिखा यहाँ पर 2/0, ये होगा क्या? No, अगर, sir. अच्छा अभी शायद स्क्रीन, हाँ 2/0, तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा, रीजन बताओगे क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि इससे नॉट इक्वल टू 0। नीचे में 0 आ गया, आपको क्या बताया था, क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में हर 0 आ गया तो कहेंगे सर ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है।
अंश में हो सकता है। अगर मैं लिखूं 0/5, ये परिमेय संख्या है? यस Yes, सर। sir. यस। तो आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या होगा, कंफ्यूज मत करना, ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये वाला संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, 0/5 तो होगा, लेकिन 2/0 नहीं होगा। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ये समझिएगा, अगर मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूं तो 0 परिमेय संख्या है क्या? यस या यस सर। रीजन? सर कारण? क्योंकि इससे हर में 1 है। हाँ, 0 को लिख सकते हैं ना 0/1, तो 0 को लिख सकते हैं 0/1, तो 0 भी पूर्णांक और 1 भी पूर्णांक, तो आप कहोगे सर 0/1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ध्यान रखना है, ये सारी यूज करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये कंसेप्ट पहले देख ले रहे हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 2.7, यह परिमेय संख्या है क्या? यस सर। यस सर। कारण भी बताइए, अगर आपने ये बोला है। सर इसको हम अरे 10 हटा के बटे में 10 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि सर इसने दशमलव वाला संख्या को भिन्न के रूप में बदलने के लिए सिखाया था आपको लास्ट ईयर। तो आपको सर इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 10 लिख दिया, पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक 0 आ जाएगा। फिर 2.7 जो है बन गया क्या? 27/10, और ये p/q के रूप में दिखने लगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर p/q के रूप में ही नहीं दिखेगा, हो सकता है p/q के रूप में ना दिख रहा हो, है ना। p/q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हो, तो आप वो परिमेय संख्या बोलोगे। ठीक है, तो ये 2.7 जो है यह भी एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ओके, अब आते हैं अपरिमेय संख्या। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर क्या है? ठीक है, इसको इर्रेशनल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर को मैं सीधे कुछ भी बिना डेफिनेशन का ना एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं अगर लिख रहा हूँ वर्गमूल 3, ऐसा भी नंबर आपने देखा होगा ना वर्गमूल वाला, तो वर्गमूल √3। ठीक है, √3। तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल अगर 3 लिखा हुआ है, तो इसको आप सोचोगे सर अगर इसको भी तो हम p/q के रूप में अगर लिख दें, तो इसको तो लिख ही सकते हैं √3/1, इसके भी नीचे तो 1 है ना, तो लिखने के तो लिख दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पर p का मान कितना है? इसको अगर हम p/q के रूप में सोचे तो p का वैल्यू कितना है? √3, और √3 जो है ये पूर्णांक है क्या? बताइए। नो सर। पूर्णांक नो सर। नहीं है, तो पूर्णांक के रूप में हमने नहीं इसको लिख सकते, तो हम कहेंगे सर √3 क्या है? ये परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या होगा? ये अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो वर्गमूल अगर लिखा हुआ है, उसमें भी कंडीशन है, अभी देखते हैं। तो वर्गमूल वाले नंबर इन जनरल क्या होंगे? अपरिमेय होंगे, लेकिन हमेशा नहीं। कब नहीं होगा ये समझिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ √5, ये बताइए अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय। आप कहोगे सर ये इरेशनल है। ठीक है, अपरिमेय। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम p/q में पूर्णांकों के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √5/1 लिखोगे तो √5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर ये अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ √9, इसको आप क्या बोलोगे? वर्गमूल 9 कैसा है? सर परिमेय संख्या। बहुत बढ़िया। ये परिमेय क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बोलोगे सर वर्गमूल 9 को देखिए, हम आप ऐसा लिख सकते हैं, इस 9 को आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 3 × 3, और दो संख्या अगर सेम गुना है वर्गमूल के अंदर, तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3। तो √9 का जो वैल्यू आया वो 3 के बराबर आया, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, है ना। तो 3 को लिख सकते हैं 3/1, और ये एक परिमेय संख्या आ गया ना, तो इसको बोलोगे सर ये परिमेय संख्या आ गया। इसका मतलब वर्गमूल 9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो बस वर्गमूल देखकर आपको नहीं ध्यान देना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। आपको क्या करना है? आपको ये देखना है वर्गमूल वाला नंबर में, आप देखो वो सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिंप्लीफाई नहीं होता है, वर्गमूल नहीं हटा सकते, तो अपरिमेय होगा। अगर वो पूर्ण वर्ग है जिसमें से वर्गमूल हट जाता है, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद जोड़ा बनाकर अगर संख्याएं निकल जाती हैं पूरी तरीके से, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। इतना क्लियर? जितने भी टाइप के नंबर अभी बताए गए उतना क्लियर है? बताइए। अगर समझ में आ गया तो एक बार मुझे y लिख के कंफर्म करिए, और कोई भी डाउट है तो d लिख दो, y या d। सर एक बार अपरिमेय संख्या वो कर देगा, फिर से बता दो। ठीक है, अपरिमेय संख्या को थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर समझिए, दो उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ। एक मैंने लिया √7। ठीक है, तो √7 कैसा है? तो आपको सर √7 को अगर हमने √7/1 लिखा, लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि √7 क्या है? √7 पूर्णांक नहीं है, तो पूर्णांक नहीं है तो कहेंगे सर √7 क्या है? यह एक अपरिमेय है।
ठीक है, इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर एक ले रहे हैं हम लोग, वर्गमूल 16। देखिए, तो वर्गमूल 16 के बारे में आप क्या बोलोगे? सर 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। अगर मैं वर्गमूल 16 लूं तो वर्गमूल 16 क्या है? 4 का वर्ग है। एक सेकंड, ठीक है, तो 4 का वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 16 को 4 इंटू 4, 4 गुना 4। अब दो संख्याएं, दो सेम नंबर दो बार गुना है वर्गमूल के अंदर, तो ये आ गया 4, सिंप्लीफाई होके। तो आप कहोगे सर वर्गमूल 16 का जो मान है वो 4 के बराबर है, और 4 क्या है? 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है। और 4/1 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में आ गया, जहां पे अंश और हर क्या है? परिमेय पूर्णांक है। तो आप √16 को भी क्या बोलोगे? परिमेय संख्या। अब क्लियर हुआ? बताइए, जिनका भी डाउट था बताइए, क्लियर हुआ अभी? ओके, ठीक है। तो अब एक अगला जो है हमारा, आप बोलोगे सर चैप्टर का नाम क्या था? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होता है? आप इतना ध्यान दीजिएगा, मैं सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा। जितने भी टाइप के नंबर के बारे में आप सुने हो, या क्लास 10th तक जितने भी टाइप ऑफ नंबर आप सुनोगे, वो सारे के सारे संख्याएं परिमेय संख्या, सॉरी, वास्तविक संख्याओं के अंदर आएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी के कलेक्शन को अगर हम मिला दे तो इस कलेक्शन को वास्तविक संख्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्लियर? सभी तरीके के संख्याओं को अगर हम मिला दे तो रियल नंबर होगा। आपसे कोई भी नंबर पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए 2.5 वास्तविक संख्या है क्या? बिल्कुल है, यस। अगर मैं आपसे पूछूं 5 वास्तविक संख्या है क्या? बिल्कुल यस, आप सीधे बोल दो यस। अगर मैं पूछ रहा हूँ √5 वास्तविक संख्या है क्या? बिल्कुल यह वास्तविक संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक है। तो जितने भी टाइप ऑफ नंबर आप जानते हो, सारे संख्या क्या है वो आप कहाँ पढ़ोगे? क्लास 11th में पढ़ोगे। अवास्तविक संख्या के बारे में आप पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, वो क्लास 11th में पढ़ोगे। तो जो 11th की चीजें अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, अभी अपने सिलेबस पे रहते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या तक। इतना क्लियर? तो कोई भी नंबर पूछे तो आप क्या बोलोगे? सीधे बोलोगे सर हाँ वास्तविक तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद वो किसी न किसी कैटेगरी में चला जाएगा, या तो प्राकृतिक, या पूर्ण, या पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसमें आपको दिखेगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन इसको भी पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या? भाज्य और अभाज्य संख्या क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। पहले मुझे बताइए, मैं जो पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आपको काफी सारे नंबर दिख रहे हैं 1 से 10 तक के। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए दी गई संख्याएं कौन कौन से संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, फिर से सुनिएगा, दी गई संख्याएं कौन कौन से संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो मुझे बताइए कि एक जो नंबर है कौन कौन से संख्या से विभाजित होगी? सर 1। सिर्फ 1 से? तो आप कहोगे सर एक जो है 1 से विभाजित होगा और किसी से नहीं विभाजित होगा। 2, ये एक और सेकंड दो। नंबर लिखा है, 1 और 2। तो आप कहोगे सर 2 जो है 1 के टेबल में आएगा, ऐसा भी सकते हो किसके टेबल में आएगा, किसके पहाड़े में आएगा। तो आप कहोगे सर 2 जो है 1 से कट जाएगा और ये 2 के टेबल में आएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 1 और 2 से विभाजित है। अब मैं आपसे पूछूं 3 के बारे में, मुझे बताइए 1 और 3। 1 और 3। तो आप कहोगे सर 1 और 3, 3 जो है 1 से कट जाएगा और 3 जो है अपने आप 3 से कट जाएगा। देखो एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर लिख दूं, क्या सारी संख्याएं 1 से कट जाएंगी, 1 से विभाजित हो जाएंगी? यस सर। बिल्कुल, ठीक है, जो भी संख्याएं सभी 1 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर 1 तो सभी में आएगा। तो 4 के बारे में अगर पूछूं तो बोलोगे सर 4 जो 1 से विभाजित होगा, 1 और 2 4। 2 और 4, 2 के टेबल में आएगा, 2 दूनी 4, और 4 से तो कट ही जाएगा अपने आप से। 5 के बारे में मुझे बता दो जल्दी से, 4 1 और 5। 1 और 5, हाँ, तो 1 से भी कट जाएगा और ये 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 के बारे में मुझे बताइए। 1 1 2 2 फिर 2 3 6। 1 2 3 और 6 बोला ना, तो आप कहोगे सर 1 से कट जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। कैसे? 1 के टेबल में आता है 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ठीक है। 7 के बारे में बता दो जल्दी से। 1 और 7। 1 1 और 1 और 7 7, 1 और 7 के अलावा कोई नंबर है क्या जिससे कटे 7? नो सर। नो और कोई सर। नंबर नहीं होगा, ठीक है। 8 के बारे में बताइए। 1 2 4 8।
1 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। 1 2 4 और 8। चलो 9 के बारे में बताइए। 1 3 9 1 3 और 9, चैप्टर भी बता रहे, बहुत बढ़िया। तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। और 10 के बारे में मुझे बताइए। सर से 1 दो, 2 5 10 वेरी गुड। तो 1 से कटेगा, ये 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। 1 2 5 और 10, इसके अलावा किसी से और विभाजित नहीं होगा। तो ये तो मैंने चार्ट पूरा भर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। ऐसे मुझे पता है आपको इतना ध्यान होगा, एक बार जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। अभाज्य संख्या का मतलब ये नहीं कि जो नहीं कटे। अभाज्य संख्या का मतलब ये है जो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं से कटे। कौन से दो? सिर्फ अपने आप से। अपने आप से और खुद से। हाँ, वेरी गुड। ऐसे संख्या जो एक से और अपने आप से कटे, सिर्फ दो ही टाइप के नंबर, दो ही नंबर से कटे, वो अभाज्य होगा। भाज्य संख्या क्या होगा? जो अपने आप और एक के अलावा किसी और भी संख्या से कटे, किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, उसको अभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इस वाले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं अभी एक की बातें करते हैं, एक को भी रहने दो, दो से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं दो के बारे में डिस्कस करें, तो दो के बारे में देखोगे तो आपको दिखेगा सर ये दो नंबर से कट रहा है, सिर्फ एक से और अपने आप। ठीक है, तो आपको कहोगे सर ये अभाज्य संख्या हो गया। तीन के बारे में देखिए, तीन क्या है? सिर्फ एक से कट रहा है और अपने आप से विभाजित हो रहा है। ठीक है, एक और तीन से सिर्फ दो नंबर से विभाजित हो रहा है ना, तो आप कहोगे सर तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दो, यहाँ पर मैंने लिख दिया तीन। उसके बाद आते हैं पांच पर। तो पांच के बारे में बताइए, पांच किससे विभाजित हो रहा है? एक से और अपने आप से। ठीक है, सिर्फ दो नंबर से, तो सिर्फ दो ही नंबर से विभाजित हो रहा है, तो पांच भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है सात, तो सात भी दिख रहा है अपने आप से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, सिर्फ दो ही नंबर से विभाजित हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर? सात भी कैसा है? अभाज्य संख्या है, यानी ये सारे के सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर है। ये क्लियर है? सिर्फ दो नंबर से विभाजित है। दो नंबर कहने का मतलब एक अपने आप से और एक से। ओके, इतना क्लियर? बताइए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। अब आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह नंबर होता है जो अपने आप से तो कटेगा ही, एक से तो विभाजित होगा ही, कटेगा ही, उसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे। ठीक है, तो अपने आप और एक के अलावा कोई और दूसरा नंबर से विभाजित हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए चार, तो चार के बारे में आप देखोगे, तो चार के बारे में आप देखो यहाँ पर एक और चार के अलावा दो से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको कहोगे चार कैसा है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। छह को देखिए, एक और छह के अलावा दो और तीन से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर छह भी क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद देखिए आठ को, नौ को और 10 को, 8 9 और 10, ये सारे के सारे संख्या देखिए अपने आप और एक के अलावा कोई ना कोई दूसरे नंबर से भी विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर 8 9 और 10 ये सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। क्लियर? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बेसिक समझ में आया? इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब एक के बारे में बताइए, एक कैसा है? एक अब डिस्कस करते हैं, एक को आप क्या बोलोगे? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, वेरी नाइस। तो एक को ना ही भाज्य बोलेंगे ना ही अभाज्य बोलेंगे, रीजन समझ लो। ये तो ठीक है, हम याद कर लेते हैं, कारण भी समझ लीजिए। कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, क्योंकि प्राइम होने के लिए दो नंबर से विभाजित होना चाहिए ना, एक से और अपने आप से। इसमें तो दो नंबर नहीं आया, सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, तो कहेंगे सर प्राइम तो हो नहीं सकता। ये फिर से सुनिए, प्राइम होने के लिए दो नंबर से विभाजित होना चाहिए, एक से और अपने आप से। तो एक में क्या है? सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना, तो आप कहोगे सर दो नंबर से नहीं विभाजित हो रहा है तो प्राइम नहीं होगा, अभाज्य नहीं होगा। अब भाज्य के बारे में, भाज्य के बारे में क्या होगा? कम से कम तीन होने चाहिए, तीन नंबर से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक से अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से विभाजित होना चाहिए, जबकि एक में ऐसा कुछ नहीं है, एक सिर्फ एक ही नंबर से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो कहेंगे सर ये ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, तो ना ही भाज्य है। इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो बोलोगे सर भाज्य भी नहीं है और ये अभाज्य भी नहीं है, ये थोड़ा स्पेशल नंबर है। ठीक है, तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, एक के बारे में ध्यान रखना है। डेफिनेशन से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो अभी मैं बता भी रहा था। अभाज्य संख्या के बारे में ध्यान दीजिएगा, वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, उसको अभाज्य कहेंगे। सिर्फ एक से कटे, अपने आप से कटे बस, और किसी से विभाजित ना हो, उसको अभाज्य बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा है 2 3 5 7, तो मैंने बता ही दिया।
इसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिखता हूँ 11, तो 11 के बारे में मुझे बताइए ये अभाज्य संख्या है या नहीं? यस सर, बस मेरा भाज्य ये संख्या बताइए, है। है या नहीं? यस सर। चैट सेक्शन में, अभी चैट में, ताकि सारे बच्चे लिख पाए। यस, तो आप कहोगे सर 11 जो है सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 11 से होगा, इसके अलावा और किसी नहीं कटेगा, ठीक है? और किसी के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं आता। तो आप कहोगे सर 11 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13, इसके बारे में मुझे बताइए अभाज्य संख्या है या नहीं है? बस यस या नो, अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो 13 आप देखो, 13 1 से कट जाएगा और 13 से कट जाएगा, इसके अलावा और किसी भी नंबर के टेबल में 13 नहीं आता। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 13 भी जो है वो अभाज्य संख्या है, ठीक है, यानी प्राइम नंबर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक नंबर 15, तो 15 के बारे में मुझे बताइए अभाज्य संख्या है क्या? यस और नो? तो यहाँ पर आंसर आपके आने स्टार्ट हो गए हैं नहीं। इसका मतलब क्या? आप कहोगे सर ये 15 जो है 1 से तो कट ही जाएगा, 15 से तो विभाजित हो ही जाएगा, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि सर ये 3 से भी विभाजित होगा, 3 पंजे 15, ठीक है? तो बाकी नहीं चेक करना है आपको, ये 5 से भी विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 और 15 के अलावा एक और भी आपको दिख गया ना, 3 से विभाजित हो रहा है, तो आप कहोगे सर ये जो है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये अभाज्य नहीं है। और अभाज्य नहीं है तो क्या होगा? यह एक भाज्य संख्या होगा, ठीक है? तो ये क्या होगा? एक भाज्य संख्या होगा। क्लियर है इतना? मुझे बताइए, इतना क्लियर? इतना समझ में आया? तो 15 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, क्योंकि और भी एक फैक्टर आ गया, एक और 3 से विभाजित होने लग गया, ठीक है? चलिए अभी भाज्य संख्या पे आते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होगा? सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एक और अपने आप के अलावा, स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 4 देखिए, 1 और 4 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। 6 को देखिए, 1 और अपने आप के अलावा, 1 और 6 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। 8 देखिए, 1 और 8 के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा। ये सारे सम संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है? 9 के बारे में बताइए, 9 भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये 1 से विभाजित हो रहा है, ये 9 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा ये 3 से भी विभाजित हो रहा है, ठीक है? 3 से भी कट जाएगा, ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 1 और 9 के अलावा कोई और भी नंबर है जो इसको विभाजित कर दे रहा है, ठीक है? तो आप कहोगे सर ये कैसा है? ये भाज्य संख्या है, ठीक है? ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर हुआ? बताइए। चलो अब मुझे आप बताओ, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 95, ये मुझे बताइए ये प्राइम है या कंपोजिट है? अभाज्य या भाज्य? ये कैसा नंबर है? 95 कैसा नंबर है? देखो यहाँ पर सीधे दिख रहा है सर ये 1 और 95 के अलावा इसके आखिरी में 5 दिख रहा है, ठीक है? इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है? 5 से विभाजित हो जाएगा ना ये संख्या, 5 से कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है? कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? तो इस तरीके से चेक कर लोगे। यहाँ पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 213, इसके बारे में मुझे बताइए ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? तो देखो डिविजिबिलिटी रूल आपको काम पड़ेगा, इसको आप कैसे चेक करोगे? आप इसके अंक को जोड़कर देख लीजिए, ठीक है? ये तो दिख रहा है ये विषम संख्या है, तो 2 से कटेगा क्या? तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से विभाजित होगा क्या? तो 3 से इसको चेक करते हैं, इसके अंकों को जोड़कर देखिए, 2 + 1 + 3, इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 2 1 3, 3 3 6, इसके अंकों का योग 6 है। इसका मतलब इसका अंकों का योग जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 213 क्या है? ये 3 से विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हो? 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसलिए एक ऐसा हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या है। ये कैसा है? एक भाज्य संख्या है। क्लियर? कंपोजिट नंबर है। समझ में आया क्यों? चेक कर लोगे। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 51, 51 को क्या बोलोगे आप? 51 को क्या बोलोगे? आपको चेक करना है कि आप ये किसी और संख्या से विभाजित हो सकता है क्या 1 और 51 के अलावा? तो इसको अंकों का 2 से तो नहीं विभाजित होगा, 2 से तो नहीं कटेगा, पता दिख रहा है ये ऑड नंबर है, ठीक है? विषम संख्या है। हम इसके अंकों को जोड़कर देखते हैं, तो 5 + 1 ये आ गया 6। आपको कैसे 6 आ रहा है? मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसका मतलब एक ऐसा हो गया, ये एक भाज्य संख्या रहेगा,
ठीक है, एक कंपोजिट नंबर रहेगा। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ ऐसा, मैंने लिख दिया 2198, ये कैसा है, ये कैसा नंबर है, भाज्य या अभाज्य, प्राइम या कंपोजिट? तो हमें दिख रहा है ये कैसा संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या जो भी है ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो 1 और 2158 के अलावा ये 2 से कट जाएगा, बाकी काफी सारे नंबर से कट जाएंगे, लेकिन 2 से भी तो कट रहा है। तो हम कहेंगे सर ये 2 से कट रहा है ना, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको बाकी चेक नहीं करेंगे, सिंपली बोल देंगे भाज्य संख्या। तो जितनी भी सम संख्या है, अगर मैं बोलूं कोई भी, अगर मैं सम संख्या लिख दूं, तो सारे सम संख्या जो होंगे वो सारे सम संख्या कैसे होंगे, सारे सम संख्या भाज्य होते हैं, एक्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा 2 एक ऐसा संख्या है, 2 सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सिर्फ 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, सम अभाज्य संख्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। ओके, इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसा नहीं होगा जो अभाज्य होगा। ठीक है, ये नोट किया, सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। क्लियर? बताते चलिए साथ के साथ। ठीक है, अगर मैं कोई भी, देखो एग्जांपल से ले रहा हूं मैं, अगर मैं बोल रहा हूँ 16, ये अभाज्य हो सकता है, नहीं अभाज्य होगा। अगर मैं तो 18, अभाज्य होगा क्या, नहीं अभाज्य होगा। कोई भी इवन नंबर अभाज्य नहीं हो सकता, हमेशा ये सारे भाज्य होंगे। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं सम अभाज्य संख्या, आप क्या बोलोगे? सम अभाज्य संख्या, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही है, इसके अलावा और कोई होगा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अभी आते हैं 1 पर। 1 के बारे में मैंने क्या बताया, एक भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, रीजन बता दिया ना, आपको पता है एक भाज्य या अभाज्य है, ये ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ये नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ना ही प्राइम बोलेंगे, ना ही कंपोजिट बोलेंगे, ना ही भाज्य बोलेंगे, ना ही अभाज्य बोलेंगे। ठीक है, पता है आपको रीजन, अभाज्य संख्या होने के लिए 2 संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, एक सिर्फ 1 से विभाजित हो रहा है इसलिए अभाज्य नहीं है। भाज्य होने के लिए 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पर एक जो है 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। अब यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दिख रही है, अब आपको बस यस नो आंसर करना है। ठीक है, प्राइम कंपोनेंट नहीं बताना है, आपको बस ये बताना है कि यहाँ पर जो दी गई संख्याएं अभाज्य है या नहीं है। पहले 41 के बारे में बताइए, यस या नो, अभाज्य प्राइम है या नहीं है। 41, पहला 41, Yes, sir. बाकी संख्या को नहीं देखना, बस 41 के बारे में बताइए। नो, आंसर नो आ रहा है काफी सारे बच्चों। अगर नो आ रहा है तो बताइए 41 और किससे विभाजित होगा। ठीक है, देखो 41 के बारे में आप सोचिए, 41 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा, 41 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा और भी किसी भी संख्या से विभाजित हो रहा है क्या, किसी और संख्या के टेबल में 41 आ रहा है क्या, किसी और संख्या के टेबल में नहीं आता, तो सिर्फ 1 और 41 से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा किसी से नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे सर ये क्या है, यह एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यस, 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक, उसके बाद अगर मैं 42 के बारे में पूछूं, 42 क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या को देखते ही आप बोल देना ना सम संख्या क्या होगा, नो, ये प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट होगा, हाँ कंपोजिट होगा। हमें अभाज्य के लिए देखना है, यस या नो बताना है, प्राइम के लिए। ठीक है, प्राइम है कि नहीं, बस इतना बताओ, अगर प्राइम नहीं है तो कंपोजिट हो जाएगा ना। ठीक है, 43 के बारे में बताइए, 43 क्या है, मैं जिस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर बताइए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप किस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। 43 क्या है, प्राइम नंबर है, सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 43 से कटेगा, इसके अलावा किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आप देखे होंगे, तो आपको होगा सर ये क्या है, यह एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद 44 क्या एक सम संख्या है, सम संख्या जो भी आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या हो जाएंगे। 45 के बारे में बताइए, 45 कैसा है,
45 नो, रीजन बताओगे, कारण बताओगे कोई? 1 से कट रहा है, 45 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, 5 नंबर 45, ठीक है, 5 से कट जाएगा ना, हाँ 5 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो आप कहोगे सर ये कैसा है, एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या है तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है, प्राइम के लिए बोलेंगे नहीं, नो, ठीक है। 45 प्राइम नहीं होगा ना, 45 को देखिए, 45 आप बोलोगे सर ये डिविजिबल बाय 1 है, ये डिविजिबल बाय 45 है, ये डिविजिबल बाय 5 है, 5 से भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर नो बोलेंगे, ठीक है, चलिए बस यस नो करना है प्राइम के लिए। 46 क्या है, 46 सम संख्या है, बिल्कुल आप कहोगे नो, यहाँ पर जितने भी सम संख्या है, सम संख्या सिर्फ 2 ही है जो अभाज्य हो सकता है। 47 के बारे में बताइए, 47 क्या है, यस, ठीक है, 47 जो है सिर्फ 1 से विभाजित होता है और 47 से होता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो हम कहेंगे सर यह बिल्कुल प्राइम नंबर है। 48 सम संख्या आ गया, आंसर सीधे जाएगा आपका नो। 49 के बारे में बताइए जल्दी से, 49 कैसा है, 49 इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में तो बता रहा हूँ, प्राइम या कंपोजिट, अब भाज्य के लिए प्राइम कर लो और भाज्य के लिए कंपोजिट, दोनों ही लैंग्वेज कर रहा हूँ। तो 49 या 49 कैसा नंबर है, तो आप कहोगे सर ये 1 और 49 के अलावा 7 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये प्राइम नंबर नहीं है, आप कहोगे सर ये प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और 50 सम संख्या है, और सम संख्या है तो सीधे बोल दोगे सर ये नो, ठीक है, ये भी प्राइम नहीं। जहां भी मैंने नो लिखा है इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, सॉरी भाज्य संख्या, ओके, ये क्लियर, यहां तक समझ में आया? एनी डाउट? अगर डाउट है तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, यहां पर देखो मैं कुछ नंबर लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर से आपको देख के कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बताइए कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा अभाज्य है? 2। तो आप कहोगे सर 1 क्या है, 1 के अगर देखें तो 1 क्या है, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, तो आंसर क्या जाएगा हमारा, आप बोलोगे सर 2 होगा, ठीक है, 2 कैसा है, सबसे छोटा अभाज्य नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ये नोट कर लेना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ऐसा नंबर जो अभाज्य हो और सम हो और सबसे छोटा हो, 2 ही होगा ना, तो आप कहोगे सर यहाँ पर सम अभाज्य संख्या जो है सिर्फ 2 ही होता है, दुनिया में एक ही नंबर है जो सम संख्या है और सम अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है, तो आप कहोगे सर अगेन यहाँ पर भी आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सम अभाज्य संख्या 2 ही आएगा, 2 के अलावा कोई और सम अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए इसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य, मतलब अभाज्य होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए और विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर आंसर आने लगे 3, तो आप कहोगे सर 3 कैसा है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है और विषम है यानी ऑड है, तो ऑड प्राइम, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3 है। अब इसका आंसर बहुत आसान है, अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ना ही भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या, 1, ठीक है, आप कहोगे सर 1 आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कई बार याद कराया हमने। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, ये बताइए सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या? 10, ठीक है, और बताइए 10। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सम अभाज्य संख्या दुनिया में सिर्फ एक ही है, नॉट डिफाइंड विद नहीं। देखो ऐसे समझो, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, मैं पूछूं दुनिया में कितने ताजमहल हैं, बताओ इस दुनिया में कितने ताजमहल हैं, छोड़ो मैथमेटिक्स को, एक ही है ना, एक ताजमहल है। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा ताजमहल आगरा का, सबसे छोटा ताजमहल आगरा का, है कि नहीं, सबसे सुंदर ताजमहल आगरा का, समझ में आ रहा है? अगर जो चीज दुनिया में सिर्फ एक ही है तो सबसे बड़ा लगा लो सबसे छोटा लगा लो वही रहेगा ना, तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ 2 है, मैंने आपको नोट डाउन कराया था, मैंने बोला था कि सम अभाज्य संख्या जब भी आपसे पूछे सम अभाज्य, आपका आंसर क्या जाएगा 2, तो सबसे छोटी पूछे तो भी 2 और सबसे बड़ी सम अभाज्य पूछे तो भी 2। समझ में आया? समझ में आया?
सबसे छोटी पूछे तो भी दो और सबसे बड़ी पूछे तो भी दो, क्योंकि ताजमहल अगर एक है तो सबसे बड़ा वाला भी आगरा का है, सबसे छोटा वाला भी आगरा का है। ठीक है, चलिए अब याद रहेगा आपको। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, इवन कंपोजिट नंबर, कंपोजिट की बात कर रहा हूं, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो आप यहां पर चेक करिए, तो आपने चेक किया तो आप बोलोगे सर एक तो नहीं होगा, एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है, दो तो भाज्य है, अभाज्य सॉरी प्राइम है, अभाज्य है, तीन अभाज्य है, चार भाज्य नंबर है। ठीक है, टू तो नहीं होगा ना, टू तो प्राइम नंबर है, हमें भाज्य देखना है, अभाज्य नहीं, कंपोजिट नंबर देखना है। तो चार ऐसा नंबर है जो हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा समभाज्य संख्या जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, सबसे छोटा समभाज्य संख्या 4 होगा, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या के बारे में बताइए। अच्छा 2-3 मिनट और रुकेंगे, एक पोल का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास एंड करेंगे, अभी कोई लेफ्ट नहीं करेगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, नहीं 3 नहीं होगा, देखो विषम, ऑड, कंपोजिट पूछ रहा हूं, कंपोजिट पूछ रहा हूं, सर 6 भी नहीं होगा ना। इसमें तो नहीं होगा। देखो चेक करते हैं क्या आंसर आना चाहिए। देखो एक से बढ़ो ना, यहां से आप एक से स्टार्ट करो, एक तो नहीं होगा, एक ना ही भाज्य ना ही अभाज्य, एक नहीं हुआ सर। दो होगा क्या, नहीं, दो अभाज्य है, हमें भाज्य देखना है, तो दो भी नहीं होगा। तीन अभाज्य है, हमें भाज्य देखना था। चार हो सकता था, चार भाज्य है, लेकिन चार सम है ना, हमें विषम वाला चाहिए, ऑड चाहिए, तो 4 भी नहीं होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 5 अभाज्य है। 6 होगा क्या, 6 के बारे में अगर हम देखें तो 6 क्या है, सम संख्या है, हमें विषम चाहिए, हमें तो विषम चाहिए, तो 6 भी नहीं होगा। 7 होगा क्या, 7 क्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो भाज्य नहीं होगा। 8 क्या है, सम संख्या है, हमें क्या चाहिए, विषम, तो 9 दिख रहा है जाकर। 9 क्या है, विषम संख्या भी है, भाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो सबसे छोटा विषम भाज्य क्या होगा, 9 होगा। तो समझ में आ रहा क्या क्या चीजें आपको देखनी है, विषम भी होना चाहिए और भाज्य भी होना चाहिए। क्लियर, इतना बताइए, इतना क्लियर है। अभी एक पोल में क्वेश्चन करेगा, समझ में आ गया तो वाई लिख दो, पोल में क्वेश्चन करें। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में। तो आज का जो क्वेश्चन है पोल का, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या। देखो आपका चैट बंद रहेगा और आपको आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है। साथ के साथ आपको दिखते भी रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी मत करिएगा, बिल्कुल अपना समय लीजिएगा। पहले हमें लिखना है सबसे छोटी भाज्य, पहले भाज्य बताना है सबसे छोटा वाला, फिर बताना है अभाज्य। ऑर्डर को भी इंपॉर्टेंस दीजिएगा, यहाँ पर क्रमशः लिखा गया है, पहले भाज्य संख्या होना चाहिए, फिर अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला नंबर सबसे छोटा भाज्य, दूसरा सबसे छोटा अभाज्य, स्मॉलेस्ट, कंपोजिट और स्मॉलेस्ट प्राइम की बातें की जा रही है। ठीक है, कंपोजिट एंड प्राइम की बातें की जा रही है। चलिए यहां पर अभी तक 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 16 बच्चों के आंसर आए हैं, क्लास में 29 बच्चे दिख रहे हो मुझे। चलिए आंसर कीजिए, किसी को बैठे नहीं रहना है। ठीक है, पहले भाज्य फिर अभाज्य, पहले कंपोजिट बाद में प्राइम। ठीक है, ये ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा, ABCD में देखिए कौन से में ऐसा लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन मिलते जुलते से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 21 बच्चों का आंसर आया है, अभी कितने बच्चे बच रहे हैं, अभी 5-6 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते हैं अभी 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। नाइस, तो अभी रुकते हैं लास्ट 5 जिनका भी नहीं आया जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूं और अभी आपका चैट सेक्शन ओपन रहेगा, इसमें देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा हमारा। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको देखना है सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, अगर हम देखें एक नहीं होगा, एक तो ना ही भाज्य ना ही अभाज्य। दो होगा क्या, दो हमारा क्या है, दो तो हमारा अभाज्य संख्या है ना, दो नहीं होगा, हमें भाज्य चाहिए। तीन होगा क्या, नहीं, तीन तो अभाज्य संख्या है। चार होगा सबसे छोटा भाज्य संख्या,
तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको पता सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। 2 के बारे में आपको बताया, 1 नहीं होगा 2 होगा, 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य 2, तो 4 तथा 2, अब यहाँ ये नहीं होगा, 4 तथा 2, 2 तथा 4 क्रमशः लिखा गया था। पहले मैंने बोला अभाज्य फिर पहले भाज्य फिर अभाज्य, ठीक है। तो आपको सर ऑप्शन में लिखा गया 4 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया सभी को? 3 या 4 बच्चों के आंसर गलत थे, जिनका भी गलत था उनको समझ में आया क्या, यस या नो? समझ में आ गया तो यस लिख दो, कोई भी डाउट है तो आप डी लिख सकते हो। अभी मैं रुक रहा हूं थोड़ी देर, ठीक है। तो टाइम हो चुका है, तो क्लास इतना ही रखेंगे। इसके आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुणनखंडों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जाके एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम का सिलेबस का है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है तो बिल्कुल अभी मैं रुक रहा हूँ, अपना डाउट पूछ सकते हो, बताइए। कोई भी डाउट है तो बताइए।